अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम किराएदार थे, हम जिस जगह पे किराए पे गए, हमने वहाँ जाके इतने पैसे लगा दिए, हमने वहाँ पे रेनोवेशन की, हमने वहाँ पे जो है वो अपने सेटअप को इंस्टॉल किया, हमने वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की। अब हमें जो है वो मालिक कह रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दें, और अब हम इसको खाली करना चाहते हैं, लेकिन हमारे 10 लाख रुपये लग चुके हैं, हमारे 15 लाख रुपये लग चुके हैं। हमने जो है वो वहाँ पर अगर बार्बर शॉप बनाई थी तो वहाँ पर हमने सीट्स इंस्टॉल की, शीशे इंस्टॉल किए। अगर हमने वहाँ पर कोई स्टेशनरी की दुकान बनाई थी तो हमने वहाँ पे ये चीज़ें लगाई। इसके अलावा अगर जो है वो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जाता है और वो कहता है जी कि मैंने यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया कि मैंने वहाँ पे रेनोवेशन नहीं हुई थी, मैंने उसको रेनोवेट कर दिया, मैंने पोर्शन को पेंट अपने पैसों से करवाया, मैंने उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए, तो अब मैं चूँकि इस प्रॉपर्टी को छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं मालिक से वो पैसे रिकवर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मैं आज आपको डिटेल में वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि किराएदार किसी भी जगह पर जब जाता है, स्पेशली दुकान के लोग जो दुकान किराए पर लेते हैं, गोदाम किराए पर लेते हैं, वो उस प्रॉपर्टी में खातर खा जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने सेटअप को क्रिएट करने के लिए। मोबाइल शॉप बनाते हैं तो उसमें रैक्स बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो क्या वो अपने मालिक से शॉप खाली करते वक्त सिक्योरिटी की मद के साथ साथ अपना खर्चा भी वो क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि लीगल नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर हो। और मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी लीगल इशूज़ हैं इसके बारे में जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड तकरीबन सारी डिटेल्स को जो है वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जो है जो एक लॉ के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें चल रही हैं वो मैंने बताया होता है। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से जो है वो किराएदार जो है वो उन चीज़ों को क्लेम कर सकता है जो कि उसने एक्सपेंसेस की मद में उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो की है। तो नंबर 1 ये है कि इसमें अगर तो किराएनामे के अंदर ये बातें लिखी गई हैं किरायानामा लिखते वक्त, और ये बात तय होगी थी कि जी किराएदार इसमें इतने पैसे लगाएगा और वो जो पैसे लगाए जाएंगे वो किस मद में लगाए जाएंगे, वो भी बीच में डिफाइंड है कि वो यहाँ पे मोबाइल शॉप क्रिएट करेगा, वो बार्बर शॉप क्रिएट करेगा, वो बुक रैक्स बनाएगा, स्टेशनरी की कोई शॉप होगी, कपड़े की कोई शॉप होगी, तो उस हिसाब से जो है वो इंटीरियर को इंस्टॉल किया जाएगा। क्योंकि आजकल जो है वो मॉडर्न दौर है और इस वजह से जो है लोग जब भी कोई शॉप बनाते हैं तो उसमें जो है वो अपना सेटअप क्रिएट करते हैं। तो किरायानामे के अंदर अगर ये बातें लिखी जा चुकी हैं कि हम जो है वो इतना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली उस अमाउंट को लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया, और उसका स्टेटस फिर तयन किया जाता है उस किरायानामे के अंदर कि जी मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ और ये जो है वो किराएदार के तौर पे जो है मैं इस प्रॉपर्टी को 3 साल के लिए अपने पास रख रहा हूँ या 5 साल के लिए रख रहा हूँ। तो अगर जो है वो 5 साल तक मेरे से खाली करवाई जाए तो मैं कोई क्लेम ना करूँगा, अगर 3 साल में करवाई जाए तो इतना क्लेम करूँगा। इस तरह की बातें भी बीच में लिखी जाती हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक सर्टन सम लिख लिया जाता है जी कि मैं 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चूँकि ये मोबाइल मार्केट है, चूँकि ये कपड़ा मार्केट है, या ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो अल्टीमेटली मालिक को फ़ायदा होगा या आने वाले नए किराएदार को फ़ायदा होगा, तो मैं इस अमाउंट को जो है वो इतने % जो है वो मालिक से प्रॉपर्टी छोड़ते वक्त जो है वो एक्सपेंस की मद में जो है वो कवर करूंगा। लेकिन अगर वो ये बातें नहीं लिखता है, वो स्ट्रेट अवे ये जो है वो अपना पैसा खर्च करना शुरू कर देता है, तो कानूनी तौर पे ऐसे किराएदार को 1 रुपया भी नहीं मिलता। क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स जो है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग जो है, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स जो हैं, वो किराएदार किसी भी सूरत में जो है वो प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता। ना उसको कानूनी तौर पे इजाज़त है, ना मालिक की उसको जो है वो किसी किस्म की मंजूरी जो है वो इसमें जो है वो होती है जब वो किराएनामे में लिखे बगैर जो इन चीज़ों को कर लेता है। अब जब लोग किराएनामे में ये बातें लिख लेते हैं तो उसका जो है वो एक मोडालिटी तय हो जाती है कि इतने पैसे लगाएगा, इस हिसाब से लगाएगा, इतनी देर के लिए इसको दिया जा रहा है। और अगर मालिक जो है वो किसी स्टेज पे उससे किराएदार से जो है वो पहले प्रॉपर्टी को खाली करवाता है, तो उस सूरत में जो है वो डेफिनेटली किराएदार जो है वो क्लेम कर सकता है जी कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, तो आपने जो है वो मेरे से इतना तय किया था, अब इस ड्यूरेशन से पहले जो है वो मेरा आप जो है वो प्रॉपर्टी की जो पोजेसन है या जो किरायानामा जो है वो एक्सपायर करके आप मुझे यहाँ से खाली करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो मेरा इतना जो है वो इन्वेस्टेड मनी जो है वो डूब गया। कि हर शख्स जो कारोबार कर रहा होता है उसको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मैं कितने पैसे लगाऊंगा तो उसको मैं एक इतने टेन्योर के अंदर जो है वो कवर कर लूँगा। अब जब वो उस चीज़ को नहीं कर पाता तो डेफिनेटली वो जो है वो किराएदार जो है वो मालिक के खिलाफ जब केस करने जाएगा, और अगर उसके किराएनामे में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं तो किराएदार को 1 रुपया भी जो है वो अदालत अवॉर्ड नहीं करेगी। और उसमें यही कहा जाएगा कि इम्प्रूवमेंट्स इन द रेंटेड प्रॉपर्टी आर नॉट अलाउड and were not done
आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि इस किराएदार ने जो इम्प्रूवमेंट किया है, जो खर्चा किया है, वो अपनी मर्जी से किया है, अपने कारोबार के लिए किया है, अपने सेटअप के लिए किया है। चूंकि इनका किसी भी स्टेज पे किरायानामा करते वक्त किराएदार का और मालक का आपस में ये बात डिसाइड ही नहीं हुई थी कि ये अगर इतने पैसे लगाएगा तो मालक उसको वापस करेगा, या अगर वो इतने पैसे लगाएगा तो मालक उसको जो है वो किस हिसाब से रीइंबर्स करेगा, जो कि स्पेशली टेन्योर ऑफ द टेनेंसी की मद में जो है वो पूरा होना था। तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी को जो है वो किराए पर रेंट आउट करने लगे हैं तो आप किराएदार से बात ज़रूर पूछा करें कि उसने उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं करनी, कोई उसने इंप्रूवमेंट तो नहीं करनी, कोई उसने रेनोवेशन तो नहीं करनी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मालक के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो कि किराए पे जो है वो देने से पहले जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर होता है, या उसके अंदर जो है वो इतनी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है कि वो मालक खुद से अफोर्ड नहीं करना चाह रहा होता। वो चाह रहा होता है कि यार कल को मैंने जिसको रेंट आउट करनी है तो वो खुद से जो है इस प्रॉपर्टी को रेनोवेट कर ले और उसको मैं 10 साल के लिए रहने दूंगा। कई दफ़ा लोग गिरवी पे ले लेते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। तो इसमें जो है वो अगर मालक की मर्जी से किराएदार जो है उस प्रॉपर्टी को इस हिसाब से रेनोवेट करता है कि उसके छोड़ने पे जिसका सोल बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मालक को जाएगा, तो उसके बावजूद भी जो है लॉ यही रिक्वायर करता है कि किराएदार मालक के साथ ये बातों को डिसाइड करे और उसमें ये बाकायदा किराएनामे में लिखे ये बातें, क्योंकि जहाँ पे ये बात किराएनामे में नहीं लिखी जाएगी वहाँ पे यही समझा जाएगा कानूनी तौर पे कि इसने जो भी खर्चा किया है, जो भी इंप्रूवमेंट किया है, वो अपनी आज़ाद मर्जी से किया है, अपने बेनिफिट के लिए किया है, इसमें मालक का कोई अमल दखल नहीं है। तो इसलिए जब भी आपने इस प्रॉपर्टी को जो है वो रेंट आउट करना है और अगर आप इरादा रखते हैं उसको इंप्रूवमेंट करने का, तो ये बात मालक से पहले डिसाइड करें कि जी मैंने इतना पैसा खर्च करना है। और अगर कोई ऐसी रेनोवेशन है जो कि मालक के फ़ायदे में जाएगी तो उसमें ये बात आप लिखवाएं जी कि आखिरी 6 माह का किराया जो है वो किराएदार के ज़िम्मे नहीं होगा, या सिक्योरिटी अगर 2 लाख रुपया दी गई है तो किराएदार को जो है वो सिक्योरिटी वापस करते वक्त मालक इंप्रूवमेंट की वजह से 10 लाख रुपया वापस करेगा, क्योंकि उसने ये चीज़ें जो है वो बीच में लगाई है। उसमें टाइल्स की रेनोवेशन हो सकती है, इंस्टॉलेशन हो सकती है, कोई वायरिंग हो सकती है, कोई दीवार का पेंट वगैरह कुछ भी जो है वो सारी चीज़ें बीच में जो है वो शामिल हो सकती हैं। तो इसलिए लॉ इसी चीज़ को रिक्वायर करता है, इसी चीज़ को स्ट्रेस आउट करता है कि अगर आपने कोई भी रेनोवेशन करनी है, कोई भी इंप्रूवमेंट करनी है, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो करनी है, तो हर सूरत में आपको मालक की जो है वो परमिशन लेना ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किराएदार जो है इंप्रूवमेंट कर रहा होता है और वो करते साथ ही कुछ ऐसी वायलेशन कर जाता है जो कि सोसाइटी के बाय लॉज के अगेंस्ट आती है, या जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज होती है उसका जो है वो कमर्शलाइजेशन फीस नहीं तय हुई होती, यानी कि मालक ने जो है वो कमर्शलाइजेशन फीस अदा नहीं की है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी सील कर देते हैं, नक्शा जो है वो मंजूर नहीं होता, उस वजह से प्रॉपर्टी सील हो जाती है। तो इसके बारे में भी जो है वो किराएदार का फर्ज बनता है कि वो मालक के साथ ये बातें डिसाइड करे और मालक उसको ये बातें, उसका फर्ज बनता है कि कम्युनिकेट करे कि अगर ये मामला तो होंगे, कमर्शलाइजेशन फीस नहीं होती, शॉप बंद होती है, तो उसका एक्सपेंस जो है वो मालक पे करेगा। कमर्शलाइजेशन के डिफॉल्ट की वजह से जो है वो जितने दिन दुकान बंद रहेगी, एक एस्टिमेटेड टर्नओवर जो है वो 20,000 रुपया पर डे या 25,000 रुपया पर डे की सेल है, वो मालक के जो है वो वाजिबुल अदा होगी। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मालक की जो है वो गलती शामिल हो तो उस सूरत में जो है वो किराएदार को जो है वो रीइंबर्स करने का कानूनी तौर पे पाबंद है। लेकिन अगेन अदालतें हमेशा इन्हीं चीज़ों को देखती हैं कि जब किराएनामे को लिखा जा रहा था, जब प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जा रहा था, उस वक्त मालक और किराएदार के बीच में जो जो बातें तय हुई थी उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई, और उसके हिसाब से वो चीज़ें आगे प्रोसीड की हैं या नहीं की। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।